पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं। पराजय तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हैं। अगर हम दूसरों के संघर्ष को देखने की कोशिश करेंगे तो हमें अपनी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। अपने हालातों से निराश ना हो, ठोकर लगने से घबराएं नहीं, फिर से उठकर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि प्रचंड वायु में भी पहाड़ विचलित नहीं होते। इतिहास साक्षी रहा है कि महान लोगों ने अपनी सबसे बड़ी सफलता, अपनी सबसे बड़ी नाकामी यानी विफलता से एक कदम आगे हासिल की है। कोई भी कहानी अपने आसपास उठाकर देख लीजिए, वो चाहे बड़े से बड़े कलाकार हों या फिर हम खिलाड़ियों की बात करें या बड़े राजनेता हों, हमेशा उनके पीछे की कहानी संघर्ष और नाकामियों से भी भरी होती है। इसलिए चुनौतियों का करिए डट कर सामना। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश की बड़ी सुर्खियों पर। केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन को स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के जरिए लिस्टिंग करने को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ईसीजीसी में सरकार अगले 5 साल में 4,400 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिससे निर्यातकों के साथ साथ बैंकों को मदद दी जाएगी। इन फैसलों से 59 लाख नौकरियों के अवसर बनेंगे। केंद्र सरकार ने सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के लिए पीएम पोषण स्कीम को मंजूरी दी है, जिसमें स्कूल में बच्चों को मिड डे मील दिया जाएगा। ये स्कीम अगले 5 सालों के लिए चलाई जाएगी। इस स्कीम में ज्यादा हिस्सा केंद्र सरकार का होगा। अभी जो मिड डे मील की योजना चल रही है उसे पीएम पोषण योजना में ही शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 रेल खंडों के दोहरीकरण को मंजूरी दी है। सरकार ने मध्य प्रदेश में नीमच रतलाम रेल ट्रैक को डबल करने का फैसला किया है। इस काम में 1096 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। नीमच रतलाम खंड के दोहरीकरण से इस खंड की आवाजाही क्षमता में बढ़ोतरी होगी, जिसका फायदा स्थानीय नागरिकों और रेल यात्रियों को होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी कार्यकर्ताओं से बूथ को मजबूत करने के अभियान से जुड़ने की नसीहत दी है। उत्तराखंड में पार्टी के शक्ति केंद्र संयोजकों और प्रभारियों को चुनावी मंत्र देते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए आज मतदान होगा। सुरक्षा के मद्देनजर केंद्रीय बलों की 15 कंपनियां तैनात की गई हैं। मतदान केंद्र के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू है। भवानीपुर विधानसभा में टीएमसी की ममता बनर्जी, बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल और सीपीएम प्रत्याशी श्रीजीव विश्वास के बीच कड़ा मुकाबला होगा। और देश की बड़ी खबरों के बाद अब डालेंगे देश के चारों कोनों पर नजर। बात करेंगे एनईडब्ल्यूएस की और देखेंगे राज्यवार खबरें। आगामी त्योहारों के मौसम को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में विवाह समारोहों और दूसरे कार्यक्रमों के लिए संशोधित कोविड दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने खुले स्थानों पर विवाह समारोह और अन्य आयोजनों की अनुमति दे दी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 200 से अधिक सरकारी कार्यालयों को ई ऑफिस प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इससे सरकारी कामकाज को सुचारू बनाने और उसे तेजी से निपटाने में मदद मिलेगी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जैसे कुछ संगठनों ने पहले ही ई ऑफिस प्रणाली को अपना लिया है। असम सरकार और हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल के कर्मचारियों के बीच वेतन और अन्य देय भत्तों के समाधान के लिए सहमति बन गई है। दोनों मिलों के कर्मचारियों का 55 महीने का वेतन बकाया है। पंजाब में 2 किलोवाट तक का बकाया बिजली बिल माफ होगा। इस फैसले से 53 लाख परिवारों को फायदा होगा। साथ ही बिल नहीं जमा करने के चलते जो बिजली कनेक्शन काटे गए हैं, अब उन्हें फिर लगाया जाएगा।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची से साहट कोविड टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। टीका एक्सप्रेस गाड़ियां झारखंड के 24 जिलों के ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को टीकाकरण के लिए जागरूक करेंगी। जम्मू कश्मीर में पहली बार सीमावर्ती क्षेत्रों की लड़कियों को CDYTE कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो सुरक्षा बलों में शामिल हो सकें। इसके तहत अब तक 500 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। और आइए अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर एक नजर। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता पद का चुनाव जीत लिया है। इसके साथ ही उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। किशिदा ने नेता पद के चुनाव के पहले दौर में 2 महिला उम्मीदवारों सानाई ताकाइची और सेइको नोडा को हराने के बाद अंतिम दौर में टीकाकरण मंत्री तारो कोनो को हरा दिया। वो पार्टी के निवर्तमान नेता और प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा की जगह लेंगे। पिछले साल सितंबर में पद संभालने के महज 1 साल बाद ही सुगा पद छोड़ रहे हैं। अमेरिकी कांग्रेस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कम से कम ऐसे 12 आतंकी समूह पाकिस्तान में हैं जिन्हें अमेरिका ने विदेशी आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है। आतंकवाद पर अमेरिकी कांग्रेस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार इनमें 5 समूह ऐसे हैं जो केवल भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। भारत केंद्रित प्रमुख आतंकी समूहों में लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल जिहाद इस्लामी और हिज्ब उल मुजाहिदीन शामिल हैं। अफगानिस्तान में तालिबान ने अमेरिका से अफगान हवाई क्षेत्र में ड्रोन का संचालन बंद करने के लिए कहा है। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका की इस कार्रवाई को राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन बताया है। उन्होंने अन्य देशों से भी अनुरोध किया है कि वो पारस्परिक दायित्वों के अनुसार कार्य करें, वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। और इन तमाम खबरों पर नजर डालने के बाद अब बात होगी पॉजिटिव खबर की, पॉजिटिव न्यूज की। और पराक्रम, आज हम एक असल जिंदगी के नायक से अपने दर्शकों को मिलाएंगे। और पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के रहने वाले 34 साल के शिक्षक दीप नारायण एक ऐसे शिक्षक हैं जो किसी हीरो से कम नहीं है। वाकई प्रीति, जितने भी शिक्षक हैं वो तो हीरो हैं ही, क्योंकि वो आने वाला जो भविष्य है उसका निर्माण करते हैं। और दीप नारायण ने कोविड काल में बीते 1 साल में तमाम घरों की दीवारों पर ब्लैक बोर्ड पेंट करने का काम किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि इस दौरान वो जरूरतमंद आदिवासी बच्चों के लिए सड़कों पर ही क्लास चला सके। तो आइए देखते हैं इस असल नायक के मजबूत जज्बे की कहानी। ये है पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव जोबा अट्टापाड़ा। यहाँ लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद हो गए तो दीप नारायण नायक को अपने छात्रों के पीछे छूट जाने की चिंता हुई। उन्होंने बच्चों तक पहुँचने का तरीका निकाला। गलियों की दीवारों को रंग कर बोर्ड बना दिया और वहीं क्लास लेने लगे। नायक बताते हैं कि उनकी क्लास में ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके परिवार से पहली बार कोई स्कूल आया, इसलिए कुछ भी करके वो उनकी पढ़ाई पीछे नहीं छूटने देना चाहते थे। पिछले कई महीनों से नायक इसी तरह अपने छात्रों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनके बच्चे लॉकडाउन के कारण शिक्षा से महरूम ना रह जाएं। वो लोक गीतों से लेकर हाथ धोने की जरूरत तक बच्चों को हर तरह का ज्ञान देते हैं। बच्चों के माता पिता भी उनकी इस कोशिश से खुश हैं। अभिभावक कहते हैं कि पहले तो बच्चे यूं ही गलियों में भटकते रहते थे, लेकिन नायक की इस कोशिश ने उन्हें फिर पढ़ाई में लगा दिया है। लॉकडाउन के चलते बच्चों की शिक्षा को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। खासतौर से प्राथमिक शिक्षा पर गहरा प्रभाव पड़ा। ये नुकसान देश के सभी हिस्सों में देखा गया। बच्चे हमारे देश का भविष्य है और अगर हर शिक्षक में दीप नारायण नायक जैसा जज्बा हो तो बच्चों का भविष्य जरूर सुनहरा होगा।
दीप नारायण वायकर में दीप जलाने का काम कर रहे हैं प्रीति। और कहा जाता है पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और हमने देखा कि कोविड काल में जो स्थितियां बनी हैं तो उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल। और एक सर्वे का आंकड़ा भी बता दूं, हाल में एक सर्वे आया पराक्रम, उसमें माना गया कि लॉकडाउन के दौरान गांव की स्थिति की अगर हम बात करें तो सिर्फ 8% ही बच्चे ऐसे थे जो अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर पाए, जबकि 37% को पढ़ाई पूरी तरह से छोड़नी पड़ी। यानी गांव में और खासकर आदिवासी इलाकों में इस तरह की कोशिशें जरूर रंग ला सकती है बच्चों के भविष्य को लेकर। बिल्कुल। और अब आपको बताते हैं कि आज का दिन किस मायने में खास है। हर साल 30 सितंबर यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी वर्ल्ड ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। आज के समय में अनुवाद और अनुवादक दोनों का महत्व काफी बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध मजबूत करने में भाषाई ज्ञान सबसे अहम है और भाषा की जानकारी के जरिए आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में भी सम्मानजनक नौकरी पा सकते हैं। बिल्कुल, भाषाएं व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। और प्रीति, बायलैटरल रिलेशंस हो, मल्टीलैटरल रिलेशंस हो, यानी कि जो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संबंध जब होते हैं दो देशों के बीच में या बहुत सारे जो देश हैं उनके समूह के बीच में, तो इनको सकारात्मक आयाम देने में भाषा अनुवाद का बहुत महत्व होता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस 2021 की थीम अनुवाद और स्वदेशी भाषाएं यानी कि ट्रांसलेशन एंड इंडिजिनियस लैंग्वेज है। हर किसी को हर भाषा का ज्ञान हो ये संभव नहीं है, लेकिन अनुवाद के माध्यम से हम भाषाओं को सरलता से अपनी मातृभाषा में समझ सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस है। इसका उद्देश्य अनुवाद पेशे के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, ताकि उन भाषाओं के बारे में जागरूकता लाई जा सके जो हमारे समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस दिन भाषा पेशेवरों के काम के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर वर्ष 30 सितंबर को सेंट जेरोम की पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। सेंट जेरोम बाइबल के अनुवादक थे, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस का अर्थ भाषा पेशेवरों के काम को सम्मान देने का एक ऐसा मौका है जो सभी राष्ट्रों को एक साथ लाने, संवाद, समझ और सहयोग को सुविधाजनक बनाने, विकास में योगदान देने और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद करता है। इस दिवस के माध्यम से सभी देशों की भाषाओं में हो रहे अनुवाद कार्यों और अनुवादकों, भाषांतरकारों, दुभाषियों, भाषा और अनुवाद के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं की भूमिका को मान दिया जाता है और दुनिया भर के अनुवाद समुदाय के बीच एकता को बढ़ावा दिया जाता है। आज के दिन भारत सहित दुनिया भर के विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और अनुवाद सेवी संस्थाओं में संवाद, परिसंवाद, सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और अनुवाद की स्थिति, महत्व, तकनीक, संभावनाओं, इतिहास और भविष्य पर सार्थक चर्चा की जाती है। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के दिन कौन से ऐसे कार्यक्रम हैं, कौन सी ऐसी गतिविधियां हैं जिन पर नजर रहेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीपेट पेट्रो रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में 4 नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखेंगे। और अब हमारे खास सेगमेंट की बारी आती है और अब बात करेंगे हेल्थ की, यानी फिट रहो इंडिया की। सेहत की जब हम बात करते हैं तो हम जानते हैं पराक्रम, और जैसा हम हर बार कहते हैं कि स्वस्थ जीवन सुखी जीवन जीने की पहली जरूरत है। जितना स्वस्थ आप रहेंगे उतना ही आनंद से जीवन जिएंगे और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाएंगे। बिल्कुल प्रीति, क्योंकि ये कहा भी जाता है कि पहला सुख निरोगी काया ही है, इसलिए हमें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो जरूरी है उसमें अच्छा खान पान, और आप यदि रोज व्यायाम करें, एक्सरसाइज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अक्सर लोग, हम एक्सरसाइज और योग की बात करते ही हैं, लेकिन आज हम
जो फोकस रखने वाले हैं वो खान पान को लेकर भी रखने वाले हैं, क्योंकि कहा जाता है यू आर व्हाट यू ईट, यानी आप जैसा खाएंगे आप वैसे ही दिखेंगे, वैसे ही बनेंगे। बिल्कुल। दरअसल अक्सर लोग स्लिम या फिट दिखने के लिए अपने खाने पीने में कटौती करते रहते हैं, भूखे रहते हैं, और खासतौर से प्रीति लड़कियों के साथ मैंने ऐसा देखा है, मतलब एक चपाती में उनका पूरा पेट भर जाता है। नहीं, अब ये मिथ धीरे धीरे मैं टूट रहा है, समझ आप नहीं किसी पाता को कि ये कैसे ऐसे टारगेट नहीं कर संभव सकते होगा। ये मिथ टूट रहा है, और अब लोग डाइटिंग का जो असली अर्थ है, असली मायने हैं, वो भूखा रहना नहीं है, बल्कि न्यूट्रिशियस जो है वो खाना खाना है। लेकिन इसमें लोगों की मानसिकता ऐसी है कि आप जितना कम खाएंगे उतना आपका फिगर ठीक होगा, उतने ज्यादा एक्टिव आप होंगे, लेकिन ऐसा करके आप अपने शरीर को भी कमजोर कर लेते तो हैं। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। तो आइए एक बात करते हैं, वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और खानी चाहिए जिससे जो हमारा वेट लॉस हो बहुत हेल्दी तरीके से हो। सबसे पहली चीज़ जो अवॉइड करनी है वो है रिफाइंड प्रोडक्ट एंड रिफाइंड शुगर। रिफाइंड शुगर अगर आप लेते हैं तो वो 80 to 90% आपकी बॉडी में जाके फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बेटर है आप इसको अवॉइड करें। इसकी जगह जो आपने लेना है नेचुरल फ्रूट्स लें, नेचुरल शुगर में डेट्स आ जाती हैं वो ले लें, कोकोनट आप ले सकते हैं। और रिफाइंड प्रोडक्ट्स जो है उसमें आपने सूजी, मैदा, चावल ये सब थोड़ा अवॉइड करना है। इसकी जगह आप अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंट्रोड्यूस करें, जिसे हम कहते हैं मोटा अनाज। तो बाजरा है, जौ है, ज्वार है, ये अपने आटे में मिक्स करके खाएं। इससे भी आपके बॉडी का फैट जो है वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा और वेट लॉस होने में हेल्प करेगा। आपको पानी भरपूर पीना है। पानी क्यों पीना है? क्योंकि बॉडी में टॉक्सिन्स रिलीज़ होते हैं, तो आप जितना पानी पीते हैं वो टॉक्सिन्स बॉडी से निकल जाते हैं और वेट लॉस में हेल्प होता है। तो कोशिश करें दिन में 3.5 से 4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। अब आपने जो एक बहुत ही ख़ास चीज़ का ध्यान रखना है, स्टार्व नहीं करना है, क्योंकि अगर आप लो कैलोरी डाइट लेते हो और अपना स्टार्व कर रहे हो, वेट लॉस तो हो जाएगा पर बॉडी में बहुत सारी डेफिशिएंसीज हो जाएंगी जिस वजह से आपको वीकनेस भी आ सकती है। तो कोशिश करें हर 2-2.5 घंटे में खाते रहना है। ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए, लंच प्रॉपर होना चाहिए, डिनर हल्का होना चाहिए और इन बिटवीन स्नैक्स ज़रूर लेने हैं, जैसे फ्रूट ले लिया, इवनिंग स्नैक में नट्स ले लिए या पॉपकॉर्न ले लिया, स्वीट कॉर्न्स ले लिए, कुछ ना कुछ हेल्दी आपने ज़रूर खाना है। तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा और अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं वो भी फुलफिल होंगी और अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो बीमारी भी आपकी धीरे धीरे सही होनी शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब प्रीति कि रेगुलर एक्सरसाइज तो ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ खान पान और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पानी पीना सही मात्रा में। बिल्कुल, और इसीलिए कहा भी जाता है कि बॉडी में जो 70 से 80% है वो पानी ही है, इसलिए पानी खूब पिएं, खाना भी खूब खाएं, लेकिन ये देख कर खाएं कि आप क्या खा रहे हैं, यानी पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाएं। और अब आपको बता दें, संसद टीवी पर प्रसारित होने वाले जो विशेष कार्यक्रम है उसके बारे में आपको बताते हैं। हेलो इंडिया के बाद सुबह 9 बजे आप देखिए हमारा खास कार्यक्रम कमेटी रिपोर्ट। शाम 7 बजे आप देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका, और आज शाम 7:30 बजे आप देख सकते हैं ग्लोबल इंडियंस। साथ ही रात 8 बजे देखिए दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारा खास बुलेटिन आज की खबर। और आज रात 8:30 बजे संसद टीवी पर आप जरूर देख सकते हैं कैबिनेट दिस वीक। और इसके बाद रात 9 बजे देखिए एकम सत्य। और 9:30 बजे आप संसद टीवी पर देख सकते हैं हमारा कार्यक्रम पर्सपेक्टिव। और ब्रेक पर चलते हैं प्रीति, बिल्कुल, और ब्रेक पर के बाद जाते क्या दिखा रहे हैं आज? बिल्कुल, फिलहाल ब्रेक के साथ हम आपको बेहद अच्छी तस्वीरों के साथ छोड़ जाएंगे और आपको दिखाते हैं राजधानी दिल्ली में हुए एक ड्रोन शो का नजारा। DFI ने ड्रोन शो का आयोजन किया। इस शो में बड़ी संख्या में ड्रोन टिमटिमाते तारों की तरह नजर आए। तो चलिए आपको ब्रेक के लिए छोड़े जाते हैं इसकी एक झलक के साथ। भारत में रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग यात्रा के लिए रेल का इस्तेमाल करते हैं।
रेलवे संबंधी स्थायी समिति ने सफर के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी अपनी रिपोर्ट में चिंता जाहिर की है, खासतौर से महिलाओं और बच्चों को लेकर। सुरक्षा स्वच्छता दोनों प्रमुखता के दायरे हैं भारतीय रेल में, लेकिन पहले की अपेक्षा जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन जरूरत है और आगे बढ़ने की। करीब 12,000 बच्चे चाइल्ड रेस्क्यू लाइन ने भारतीय रेलवे स्टेशनों से ट्रैफिकिंग से बचाए हैं और उन बच्चों को वापस पहुंचाया है। More than 6 million subscribers. 1 million subscribers in less than 12 months. 18 million hours watched online. Sunset TV, fastest growing YouTube channel. With 6 million subscribers, the count is on. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब हम चलेंगे इतिहास की ओर और आपको बताएंगे कि इतिहास के पन्नों में 30 सितंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। तो आइए एक नजर डालते हैं 30 सितंबर के इतिहास पर। वर्ष 1993 में आज ही के दिन महाराष्ट्र के लातूर में 6.4 तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया। यह भूकंप इतना शक्तिशाली था कि लगभग पूरा लातूर ही उजड़ गया। 40 सेकंड तक आए इस भूकंप के झटकों से लगभग 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इस भयानक त्रासदी के बाद पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और कई देशी विदेशी दानदाता एजेंसियों ने राहत व बचाव कार्य के लिए आगे बढ़कर सहयोग किया था। वर्ष 2007 में आज ही के दिन मशहूर पार्श्व गायक मन्ना डे को भारतीय सिनेमा क्षेत्र के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के से सम्मानित किया गया। 5 दशक से अधिक के करियर में उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में लगभग 3,500 से अधिक गीत गाए। उनके द्वारा गाए मशहूर गीतों में लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे बहुत मशहूर हुआ। भारत सरकार ने समय समय पर मन्ना डे को वर्ष 1971 में पद्मश्री, वर्ष 2005 में पद्म भूषण और वर्ष 2012 में पद्म विभूषण के द्वारा सम्मानित किया। वर्ष 2003 में आज ही के दिन विश्वनाथन आनंद ने शानदार लय बरकरार रखते हुए विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती। उन्होंने फाइनल में व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर खिताब जीता था। विश्वनाथन आनंद मद्रास टाइगर और विशी के उपनामों से भी प्रसिद्ध हैं। आनंद को वर्ष 1985 में अर्जुन पुरस्कार, वर्ष 1987 में पद्मश्री, वर्ष 2000 में पद्म भूषण, वर्ष 2007 में पद्म विभूषण और 5 बार चेस ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। और इतिहास के पन्नों के बाद अब बात ऐसी खबर की जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी है, यानी न्यूज यू कैन यूज। और आज इसमें हम बात करेंगे खास पोर्टल की। कोरोना काल में बहुत से लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा, खासकर प्रवासी मजदूरों को काम ना मिलने की वजह से अपने घरों की ओर लौटना पड़ा, जिससे बेरोजगारी बढ़ी। इस समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रमिक सेतु पोर्टल की शुरुआत की है। श्रमिक सेतु पोर्टल को विशेष रूप से उन प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के संकट को कम करने के उद्देश्य से पेश किया गया है, जो कोविड-19 की महामारी के चलते लॉकडाउन में अपनी नौकरियां खो चुके हैं। जो कर्मचारी नए रोजगार के अवसरों की तलाश कर रहे हैं, उन्हें अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपनी नौकरी खो चुके और अपने घरों में वापस आए मजदूरों के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में श्रमिक सेतु पोर्टल को लॉन्च किया है। नौकरी चाहने वाले मजदूर अब प्रधानमंत्री श्रमिक सेतु पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्रमिक सेतु पोर्टल योजना केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की एक पहल है। पोर्टल के जरिए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को देश के किसी भी राज्य में काम करने के अवसर मुहैया कराए जाएंगे, जिसमें मनरेगा और दूसरी योजनाएं शामिल हैं। इसके जरिए बेरोजगारी दर को कम करने और पलायन रोकने में मदद मिलेगी। रजिस्टर्ड मजदूर जीवन ज्योति बीमा और पीएम श्रम योगी मानव धन योजना का लाभ ले सकते हैं। इससे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का डाटा तैयार करने में मदद मिलेगी। साथ ही मजदूरों को राज्यों की कल्याणकारी योजनाओं का भी फायदा मिलेगा। पोर्टल के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जिससे वो अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें।
श्रमिक सेतु पोर्टल पर आवेदन करने के बाद ही आपको इसका फायदा मिल सकेगा। इसके लिए कुछ जरूरी नियम हैं। आवेदक को भारत का कानूनी निवासी होना चाहिए, जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके साथ ही आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता भी जरूरी है। कोरोना काल में अपना रोजगार खो चुके मजदूरों को ऑनलाइन पोर्टल के जरिए केवल केंद्रीय सरकारी योजनाओं में रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। इस ऑनलाइन पोर्टल के साथ केंद्र सरकार ने श्रमिक सेतु ऐप भी लॉन्च किया है, जिसे डाउनलोड करके सारी जानकारी ली जा सकती है। और इस रिपोर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं फाइनेंस ज्ञान के बारे में। और फाइनेंस ज्ञान की जो आज हम बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आए हैं। पराक्रम, अगर हम देखें तो रिजर्व बैंक समय समय पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी या कहें मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है, और इसमें जो बड़े शब्द हमें सुनने को मिलते हैं वो होता है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जिसे लेकर जरूर आम लोगों का दिमाग घूमता होगा कि आखिर ये क्या है। लेकिन सीधे तौर पर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का जो आम नागरिक हैं उनसे उनका संबंध होता है। मतलब जैसे आप जो ईएमआई पर लोन लेते हैं और आपकी जो ईएमआई जाती हैं उसके बाद में, तो वो उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उससे प्रभावित होती है। बिल्कुल, जब हमें पैसे की जरूरत हो, अपना बैंक अकाउंट खाली हो, तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी जरूरत या रोजमर्रा के कामकाज के लिए काफी रकम की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेती है। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। अब रिवर्स रेपो रेट क्या है और इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, मुझे लगता है कि फाइनेंस एक्सपर्ट से समझते हैं। आप भी देखिए। बैंक्स के पास जितना डिपॉजिट होता है वो आगे लेंड करते हैं। अब कई दफा क्या होता है, इसका पता नहीं लगता कि बारोवर कब आ जाए और मेरे पास डिपॉजिटर का कितना पैसा है। मान लो मेरे पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है, मेरे पास 120 करोड़ का एडवांसेस का मतलब कोई कस्टमर आ गया कि मुझे 120 करोड़ देना है, मेरे पास 20 करोड़ नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा। फिर वो ऐसे में रिजर्व बैंक के साथ बोरो करते हैं। रिजर्व बैंक के साथ हर बैंक का अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, तो वो उस बैंक से रिजर्व बैंक से बोरो करते हैं अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। ठीक, तो रेपो रेट वो 4% है आजकल, और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। मान लो उल्टा हो, मेरे पास 100 करोड़ का मेरे पास डिपॉजिट है पर मेरे बारोवर 60 करोड़ के ही है, तो मेरे पास 40 करोड़ एक्सेस है, तो वो मैं कहाँ पार्क करूंगा। मेरे को तो डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देना ही देना है, तो मैं रिजर्व बैंक के पास सरप्लस लिक्विडिटी पार्क कर दूंगा 40 करोड़, जिस पे मुझे 3.355% इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि जब वो रिजर्व बैंक के पास पैसा रखते हैं उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ये हमेशा कम होता है रेपो रेट से। अब जब रिजर्व बैंक से बोरो करते हैं तो रिजर्व बैंक से बोरो करते समय उनको ज्यादा देना पड़ता है, जो कि 4% है। बोरो करने में बैंक जब बोरो करेगा 4% देगा, बैंक जब सरप्लस रिजर्व बैंक को देगा तो 3.35%। और इसी के साथ जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं आज के कलाकार के साथ। तो प्रीति, आज के कलाकार कौन है हमारे? आज के कलाकार हैं मृणाल मोहन उपाध्याय, और ये पखावज के एक बड़े कलाकार हैं। तो जाते जाते आप लीजिए उनकी जो कला है उसको देखिए और हमें इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय होगी आपसे मुलाकात। अपना अच्छे से ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार।